नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। आज खबरदार में हम 25 साल से चल रहे उस बाबरी केस का विश्लेषण करेंगे जो कानूनी दांवपेच से लेकर राजनीतिक दांवपेच तक ऐसे जाल में फंसा रहा कि इस केस में कई आरोपियों की मृत्यु हो गई। कम से कम 50 गवाह चल बसे, कई पैरोकार भी 25 साल में नहीं बचे और जो आरोपी बचे उनमें से कई लोगों को तो चलने के लिए आज सहारा तक चाहिए। आज बाबरी केस को एक तरह से जिंदा करने वाला और बाबरी केस को नया मोड़ देने वाला एक बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया, जिस नए मोड़ के कई राजनीतिक मायने भी हैं। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर कल्याण सिंह और उमा भारती तक 13 लोगों के खिलाफ बाबरी केस में आपराधिक साजिश रचने के आरोप फिर से जिंदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी केस के इन आरोपियों का ट्रायल 2 साल के अंदर पूरा करने के ऑर्डर दे दिए हैं। सबसे पहले खबरदार में कानून की बोतल से निकले बाबरी केस के जिन्न का विश्लेषण। जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज से 25 साल पहले अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 रविवार का दिन 1.5 लाख से ज्यादा कार सेवक देश भर से अयोध्या में इकट्ठा। अनुशासित करे राम बोलो, ओ कतरा कतरा राम बोले। राम मंदिर आंदोलन के नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी जब बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों ने मंदिर निर्माण के लिए काम शुरू करने का ऐलान किया। लेकिन सरकार सिस्टम और कोर्ट से इस शर्त के साथ कि ये सब सिर्फ प्रतीकात्मक धार्मिक आयोजन होगा, अयोध्या में विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है। अयोध्या नगरी राम की नगरी है, ये लंका की नगरी नहीं है, ये रावण की नगरी नहीं है। उसी का अनुरूप यहाँ राम का मंदिर भी बनेगा। 6 दिसंबर 1992 ये वो दिन था जब उस वक्त मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, फायर ब्रांड नेता उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेता विवादित ढांचे के पास प्रतीकात्मक पूजा के लिए बने स्थान के पास पहुंचे। मंदिर निर्माण के लिए प्रतीकात्मक कार सेवा शुरू की गई। इसके बाद सभी नेता विवादित ढांचे से 200 मीटर दूर राम कथा कुंज में पहुंचे, जहां पर विवादित ढांचे के सामने एक मंच बनाया गया था, जहां से नेता भाषण दे रहे थे। जिस हिंदू राष्ट्र की नींव शिवाजी महाराज ने डाली थी, आज उस हिंदू राष्ट्र के भवन पर ध्वजा पताका फहराने की तैयारी हमें करनी है। लेकिन इसी बीच अचानक कार सेवक आक्रोशित होकर पुलिस के बैरियर तोड़कर विवादित ढांचे की तरफ जाने लगे। 1.5 लाख से ज्यादा कार सेवकों को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। विवादित ढांचे को गिराए जाने की जांच के लिए बने लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि नेता चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन आधे अधूरे मन से ही कार सेवकों को वापस आने की अपील कर रहे थे। यही बीजेपी के नेता अपने बचाव में कहते हैं कि ढांचा गिराने में कोई प्लानिंग या साजिश नहीं हुई थी, यह आक्रोश था। साजिश कोई किसी भी प्रकार की रची नहीं गई थी। वहाँ साजिश क्या था, वहाँ तो खुला खुला खेल था, साजिश तो कोई थी नहीं। और ये साजिश की बात कहना ये न्याय नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने का केस उन वीवीआईपी लोगों के खिलाफ फिर से जिंदा हो गया जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में थे और जिनके सामने विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोपों पर केस चलाने का न सिर्फ ऑर्डर दे दिया, बल्कि इस केस में जल्दी ट्रायल के आदेश भी दिए हैं। एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर आपराधिक साजिश रचने का केस चलेगा। कल्याण सिंह को राज्यपाल होने की वजह से अभी छूट मिलेगी, पद छोड़ने के बाद उन पर केस चलेगा। इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप पहले निचली अदालत और फिर हाईकोर्ट ने हटा दिए थे, लेकिन सीबीआई 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिस पर अब कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि बाबरी केस में सभी ट्रायल अब लखनऊ की कोर्ट में होंगे, क्योंकि अभी तक बाबरी विध्वंस केस में लखनऊ में अलग और रायबरेली में अलग सुनवाई हो रही थी। बाबरी विध्वंस केस में रोजाना सुनवाई होगी, 2 साल में सुनवाई पूरी कर लेनी होगी। सुनवाई के दौरान जज का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 4 हफ्ते के अंदर लखनऊ सभी केस ट्रांसफर किए जाए। कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवाल उमा भारती पर उठे, जो नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं।
आपराधिक साजिश का केस चलाने और ट्रायल के आदेश पर उमा भारती सबसे पहले मीडिया के सामने आई। कहा जो किया वो खुल्लम खुल्ला किया, फिर इसमें साजिश कैसी? कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस चलाने का आदेश जरूर आया। इस पर आडवाणी और जोशी की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उमा भारती तो इस केस को लेकर गलती नहीं गर्व मान रही हैं। लेकिन मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे रहे दूसरे लोग इसका पूरा दोष जांच एजेंसियों को दे रहे हैं और 25 साल पहले से जांच का राजनीतिक इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई को पूरी दुश्मनी है, समय आएगा तब उसका मैं खुलासा करूंगा। उसी को पूरी दुश्मनी है और उसी के कारण से ये सारी चीजें हुई हैं। और मैं समझता हूं कि राम मंदिर निर्माण के लिए जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। मैं मानती हूं कि सरकारों की एक पक्षीय व्यवस्था और इतने बड़े हिंदू समाज की जन भावनाओं की कदर ना करना उसका परिणाम था 6 दिसंबर। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ केस चलाने का बड़ा आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत से आया है। बीजेपी भी अपने नेताओं के खिलाफ केस चलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल बैकफुट पर है, क्योंकि कोई भी नेता आडवाणी, जोशी या उमा भारती का बचाव करने नहीं आया। सरकार और बीजेपी दोनों की ओर से इस मामले में सधी हुई प्रतिक्रिया आई। आज उमा भारती पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी सवाल किए गए कि क्या बाबरी केस में आपराधिक साजिश का केस चलाए जाने के आदेश के बाद भी उमा भारती का केंद्रीय मंत्री पद पर बने रहना उचित है? ये मामला 1993 से चल रहा है और किसी न किसी प्रकार से चल रहा है और इसलिए आज तो कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई, तो इसलिए जो परिस्थिति आज से पहले थी वही स्थिति चलेगी। अभी तक इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी चुप हैं। दोनों बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और आजकल मार्गदर्शक मंडल के नाम पर बीजेपी की पावर पॉलिटिक्स में दखलंदाजी से दूर हैं। पार्टी का स्टैंड भी इन नेताओं पर अभी क्लियर नहीं है। आज तक ब्यूरो। 1528 में अयोध्या में मुगल जनरल मीर बाकी ने बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और ये राम जन्मभूमि है। अंग्रेजों के जमाने में भी अयोध्या में इसी विवाद को लेकर सांप्रदायिक हिंसा हुई। इससे निपटने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने उस जगह पर अलग अलग हिस्से बांट दिए थे। 1949 में यह विवाद फिर भड़का तो सरकार ने ताला लगाकर जमीन को विवादित घोषित कर दिया। 1950 में अयोध्या में हिंदू पक्ष ने कोर्ट जाकर जन्मभूमि पर पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावे का केस दाखिल किया और आसपास की जमीन को कब्रिस्तान बताया। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए आंदोलन को तेज किया। 1984 में लाल कृष्ण आडवाणी को राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बनाया गया। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं के लिए पूजा अर्चना करने को विवादित ढांचा का ताला खोलने के आदेश दिए। 1989 में विवादित ढांचे के पास ही मंदिर का अस्थायी शिलान्यास करने की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही 1990 में आडवाणी ने मंदिर आंदोलन पर समर्थन के लिए सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। 2 महीने के अंदर आडवाणी को रथ यात्रा के दौरान बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी आंदोलन के दौरान अयोध्या में आक्रोशित कार सेवकों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। इसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी को यूपी सहित कई राज्यों में बड़ी सफलता मिली। 1992 में 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण के लिए प्रतीकात्मक कार सेवा और पूजन का कार्यक्रम तय किया गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। आक्रोशित कार सेवकों को कोई रोक नहीं सका और विवादित ढांचा गिराया गया। विवादित ढांचा गिराए जाने पर 2 तरह के लोगों पर केस चलाए गए, एक कार सेवकों पर, दूसरा बड़े नेताओं पर। पहला केस उन कार सेवकों के खिलाफ था जिन पर विवादित ढांचा गिराने का आरोप है, जिनका केस लखनऊ की कोर्ट में चल रहा है। दूसरा केस उन बड़े नेताओं के खिलाफ था जो मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिनका केस रायबरेली की कोर्ट में चल रहा है। इनमें आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सहित बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के नेता शामिल थे।
अक्टूबर 1993 में सीबीआई ने आडवाणी सहित कई नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने की चार्जशीट फाइल की। 2001 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे जैसे नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के आदेश दिए। 2004 में सीबीआई ने कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज कर दी थी। 2011 में सीबीआई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया और आडवाणी, जोशी, उमा भारती सहित 13 लोगों के खिलाफ बाबरी विध्वंस केस में आपराधिक साजिश रचने का मामला चलाने को कहा। अगर कोर्ट में आपराधिक साजिश के ये आरोप साबित हो जाते हैं तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आरोपी नेताओं को 5 साल तक की सजा हो सकती है। बाबरी केस में आए नए मोड़ के बड़े राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि इस केस में बीजेपी के 2 बड़े नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हैं। एक केंद्रीय मंत्री उमा भारती हैं, एक मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह हैं। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के सीनियर साथियों की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से बात की है। आडवाणी और जोशी की भी मुलाकात हुई है। हम आपको इस केस के राजनीतिक मायने बताते हैं। बाबरी विध्वंस केस में बड़े नेताओं का कोर्ट में ट्रायल अगले 2 साल में पूरा होगा। इसका मतलब ये कि 2019 तक इस केस में राजनीतिक गहमागहमी बनी रहेगी। बाबरी विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के फ्रंट रनर के तौर पर उनकी संभावनाओं को चोट पहुंची है। बाबरी विध्वंस केस में उमा भारती और कल्याण सिंह पर भी ट्रायल के ऑर्डर आए हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों नेताओं पर इस्तीफे का दबाव सरकार पर बढ़ेगा। हालांकि सरकार बाबरी केस में दबाव का लोड लेते नहीं दिख रही है, क्योंकि आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उमा भारती और कल्याण सिंह के इस्तीफे की मांग सीधे तौर पर खारिज कर दी। जेटली ने कहा कि अगर चार्जशीट की इस्तीफे की मांग का आधार है तो कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट सिलेक्शन पर भी जेटली ने इस ऑर्डर का कोई असर पड़ने की बात को काल्पनिक ठहराया है। बाबरी विध्वंस केस में बीजेपी के नेताओं सहित 21 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस हटाया गया था। इन 21 आरोपियों में 25 साल में 8 आरोपियों का निधन हो चुका है। बाकी बचे 13 आरोपियों पर आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल में इस केस का ट्रायल पूरा करने के ऑर्डर तो दिए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। 25 साल में इस केस में पहले ही कई आरोपियों, गवाहों, पैरोकारों का निधन हो चुका है। कई बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। दूसरा पहलू देखने को मिल रहा है, लेकिन अमित शाह की इस बात के बाद मुमकिन है कि अरुण जेटली की उस बात पर ज्यादा यकीन किया जाए जहां पर वो कह रहे हैं कि असर कोई नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति पद को लेकर जो नाम होंगे उन पर। खबरदार में एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद भारत में वीवीआईपी कल्चर की पहचान बन चुकी लाल बत्ती को अंतिम विदाई देने वाला विश्लेषण। इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां सिर पर सत्ता का नशा और अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती चढ़ाए नेता आम जनता के सिर पर चढ़कर नाचते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मोदी सरकार ने देश में वीवीआईपी कल्चर पर हथौड़ा चलाते हुए लाल बत्ती का संपूर्ण सफाया कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि 1 मई से देश में लाल बत्ती का कल्चर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यानी अब न तो किसी मंत्री या नेता को और न ही किसी सरकारी अधिकारी को अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति होगी, और न ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी में लाल बत्ती लगेगी। सिर्फ आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को नीली बत्ती के इस्तेमाल की इजाजत होगी। यानी जो नेता लाल बत्ती लगाकर अपनी गाड़ी को शान की सवारी बनाकर चलते आए हैं, उनके सिर से वीवीआईपी कल्चर का भूत उतारने का फैसला मोदी सरकार ने ले लिया है। इसीलिए हमने लाल बत्ती को अंतिम विदाई देने के लिए भारतीय राजनीति और नौकरशाही में लाल बत्ती की अपरंपार महिमा का विश्लेषण किया है। कारों पर लगी लाल बत्तियां देश में वीवीआईपी कल्चर की अगुवाई करती हैं और लाल बत्ती वाली कार में बैठे शख्स को लाट साहब वाली फीलिंग का सुखद एहसास करवाती है। लेकिन अब वीआईपी कल्चर का प्रतीक बनी लाल बत्ती की पावर सप्लाई काट दी गई है। इस रूल को अबॉलिश करने का और इसको हटा देने का अर्थ ये होगा कि ना केंद्र में ना किसी राज्य में कोई भी ऐसा डिग्निटरी नहीं होगा जिसको केंद्र या राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है
कि वो रेड लाइट कैरी कर सकता है। तो इसका असर ये होगा कि 1 मई से कोई भी व्यक्ति देश में और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। खुद को वीवीआईपी समझने वाले नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के सिर चढ़ी लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत से ऐसा हथौड़ा चलाया है कि देश में लाल बत्ती के कल्चर का पूरी तरह दम निकल गया है। छुट भैया नेता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री खुद भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नीली बत्ती भी अब सिर्फ आपातकालीन वाहनों पर ही लगाई जा सकेगी। उदाहरण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस व्हीकल, ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, केवल इन्हीं के लिए देश भर में ये प्रावधान होगा ब्लू लाइट का। लाल बत्ती भारत में अंग्रेजों के जमाने से ही रौब और हैसियत जताने का जरिया रही है। 70 साल पहले अंग्रेज तो देश से चले गए, लेकिन लाल बत्ती छोड़ गए। अंग्रेजों की देन लाल बत्ती का मोह नेताओं और सरकारी बाबुओं ने कभी नहीं छोड़ा और लाल बत्ती का इस्तेमाल आम जनता को उसकी हैसियत बताने के लिए किया जाता रहा। इससे जनता में राजनीतिक नेताओं की छवि सुधरेगी। जो लोगों के मन में क्रोध आता था वो नहीं आएगा और मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है, लोग खुश होंगे इससे। लाल बत्ती ने हमेशा से ही आम जनता को चिढ़ाने का काम किया है, लेकिन मोदी सरकार के फैसले ने नेताओं के मन में लाल बत्ती की अपरंपार महिमा से मोह भंग कर दिया है। चलिए, देश के नेताओं को कम से कम यह एहसास तो हुआ कि लाल बत्ती लगी कारों को देखकर जनता को गुस्सा आता है, वरना खुद को वीवीआईपी समझने वाले नेताओं के लिए बिना लाल बत्ती की कार से चलना खुद की शान में गुस्ताखी के बराबर ही लगता था। कोई दिक्कत नहीं होती, से क्या होता है, ओनली थिंग थोड़ा अनकन्वीनियंस इनिशियली होगा क्योंकि बहुत भागम दौड़ी रहती है, टाइम का पाबंदी होती है, तो उतनी दिक्कत थोड़ी सी आएगी, लेकिन वो होगी। बत्ती से कुछ होता नहीं, काम से आदमी का नाम। केंद्र सरकार ने लाल बत्ती वाले कल्चर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, तो विपक्षी दल भी ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं जैसे उन्होंने कभी लाल बत्ती का सुख भोगा ही ना हो। काफी दिन हो गए और लाल बत्ती हम लोगों ने लगाया नहीं है। और जो प्रधानमंत्री का सुने हैं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में लाल बत्ती भी नहीं लगेगा। हमने तो अभी तक मनमोहन सिंह जी के भी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं देखा था, तो मेरे ख्याल से ये नया नहीं है। और जब हमारे पिता और मम्मी भी मुख्यमंत्री रहे तब भी उन्होंने अपने गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाने का काम। जिन नेताओं से लाल बत्ती का मोह छूटे नहीं छूटा, उनसे जब लाल बत्ती छीन ली गई तो वो मन मार कर लाल बत्ती की बुराइयां कर रहे हैं। वैसे इस मामले में उमा भारती ने नई मिसाल पेश की थी, जब दिल्ली सरकार द्वारा लाल बत्ती पर लगे बैन की उन्होंने कड़ी निंदा की थी। अगर कोई मंत्री अपनी ड्यूटी पर जा रहा है तो लाल बत्ती भी हो और ट्रैफिक भी रोका जाए। अगर कोई मंत्री किसी मीटिंग में जा रहा है, बहुत जरूरी है, तो फ्लाइट भी 5-7 मिनट डिले हो सकती है, क्योंकि एक मीटिंग अगर पोस्टपोन हो गई तो कई डिसीजन 6 महीने के लिए जाते हैं ऊपर, और उसमें एक दिन का करोड़ों करोड़ का नुकसान होता है अगर वो कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ तो। लेकिन अगर कोई मंत्री किसी शादी में भाग लेने जा रहा है, राइटिंग में जाता है ना स्टाफ से कि मंत्री जी कहाँ जाएंगे, तो ना फिर लाल बत्ती होना, ना ट्रैफिक रोकना, ना फ्लाइट रोकना, उस समय ये प्रिविलेज नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक मंत्री के नाते कर्तव्य के निर्वहन के लिए जा रहे हो तो सारे प्रिविलेज मिलने चाहिए। देश के सिस्टम से लाल बत्ती की विदाई की तारीख 1 मई तय हुई है। इस दिन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की शान की सवारियों से लाल बत्ती हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि नेताओं की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाना आसान है? नेताओं के सिर से सत्ता का नशा उतारना बेहद मुश्किल। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती सिर्फ एक पद पर होने की पहचान नहीं थी, बल्कि इसके दम पर गाड़ी के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति यह एहसास भी करता था कि उसका स्थान समाज में बाकी लोगों से ऊपर है और उसके लिए नियम कायदे कानून भी कुछ अलग हैं। लाल बत्ती को खत्म करने की बहस तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन मोदी ने उस नियम को ही खत्म कर दिया है जिसके दम पर लोग गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगाते थे। और इस फैसले को लागू करने के लिए उन्होंने मजदूर दिवस का दिन चुनकर एक बड़ा संदेश भी दिया है। ब्रजेश पांडे के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। इस बात में कोई दो राय नहीं कि लाल बत्ती पर लगा बैन देश से वीवीआईपी लोगों और आम जनता के बीच खाई की गहराई को कम करने का काम करेगा। लेकिन सच ये भी है कि मोदी सरकार के फैसले को लाल बत्ती कल्चर का दी एंड तो कहा जा सकता है, लेकिन यह देश में वीवीआईपी कल्चर के दी एंड की गारंटी नहीं है।
खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार के इस फैसले से आम जनता के मन में नेताओं की छवि थोड़ी ही सही लेकिन सुधरेगी। आपको बता दें कि लाल बत्ती को बैन करने के फैसले को लागू करने के लिए सरकार सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव करेगी, जिसका नियम 108 कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि किन गाड़ियों के ऊपर लाल और नीली बत्ती लग सकती है। इसी नियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वीआईपी गाड़ियों के ऊपर लाल और नीली बत्ती लगाने की अनुमति देती है। लेकिन अब सरकार अध्यादेश लाकर लाल बत्ती लगाने वाले दोषियों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी करने वाली है। कहने का मतलब यह कि देश में लाल बत्ती कल्चर की बत्ती 1 मई से पूरी तरह बुझ जाएगी, लेकिन इसका शुभारंभ आज से ही हो चुका है। जो लाल बत्ती नेताओं को उनके रसूख को कभी भूलने नहीं देती थी, उन्हीं लाल बत्तियों को गाड़ियों से उतार कर फेंक देने की होड़ मची है। लाल बत्ती के खिलाफ मोदी सरकार का फैसला आते ही मंत्रियों ने लाल बत्तियों से ऐसा मुंह मोड़ा जैसे उनके मन में कभी लाल बत्ती का मोह रहा ही न हो। सरकार ने लाल बत्ती हटाने का फैसला किया और ये गाड़ी है केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी जी की। वो खुद मानते हैं कि लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए गाड़ी पे, खुद लाल बत्ती उतारने वो आए हैं गाड़ी की अपनी। देखिए, ऐसा है कि सरकार का जो फैसला है 1 मई से लागू किया, मैं चाहता हूँ ये आज से ही लागू हो जाना चाहिए। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो अपनी कार से लाल बत्ती हटाने का शुभ कार्य अपने हाथों से संपन्न किया। लाल बत्ती पर बैन का असर बिहार सचिवालय में भी देखने को मिला, जहां लाल बत्ती और बिना लाल बत्ती वाली गाड़ियों का मिला जुला काफिला आता रहा। कुछ मंत्रियों ने लाल बत्ती पर बैन का समर्थन किया तो कुछ को इससे दिक्कत भी है। आज हम इस समय बिहार के सचिवालय में हैं और यहाँ देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गाड़ी है, लेकिन इस पर कोई लाल बत्ती का जो है वो यहाँ पे प्रावधान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो बिना लाल बत्ती के ही चलते हैं। लेकिन उनके पीछे देखिए, अब यहाँ पे उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान यहाँ पर उतरे हैं, उनकी गाड़ी पर जो है वो लाल बत्ती जो है वो लगा हुआ है। तो लाल बत्ती सिस्टम खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? आपने लाल बत्ती लगा रखी है, खत्म हो गई है, मैं भी खत्म कर दूंगा। अब नेताओं को अच्छा लगे या बुरा, लाल बत्ती का सुख उनके हाथों से छिन चुका है। वैसे भी जिन राजनीतिक गलियारों में लाल बत्ती ने 70 साल राज किया, उसके अचानक ऐसे बैन हो जाने पर नेताओं को बुरा लगना तो बनता ही है। हम ऐसे नेताओं के दिल का दर्द समझ सकते हैं। भारतीय राजनीति में लाल बत्ती की महिमा अपरंपार रही है। जो नेता लाल बत्ती से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनके लिए लाल बत्ती को अंतिम विदाई किसी सदमे से कम नहीं होगी। लेकिन नेताओं के सिर चढ़े सत्ता के नशे को तोड़ने के लिए ये जरूरी था। आज तक ब्यूरो। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भारतीय राजनीति में लाल बत्ती के दी एंड के बाद जिस तरह नेताओं में लाल बत्ती हटाने की होड़ लगी है, उससे तो लाल बत्ती को लेकर यही लाइनें दिमाग में आती हैं। वैसे आपको बता दें कि ये वही नेता हैं जो दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लाल बत्ती का मोह नहीं छोड़ पाए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कहा था। खैर, पुरानी बात छोड़िए, आज की बात तो यही है कि अब वीवीआईपी कल्चर की मशाल बन चुकी लाल बत्ती के दिन लद गए हैं। लाल बत्ती कल्चर को अंतिम विदाई देते हुए आपको आखिरी बार यह भी बता देते हैं कि अब तक किन किन लोगों को कौन कौन सी बत्ती लगी गाड़ी में चलने की इजाजत मिली हुई है। सायरन के साथ लाल बत्ती का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, संसद में विपक्ष के नेताओं की गाड़ी में सायरन के साथ लाल बत्ती के इस्तेमाल की इजाजत है। मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिना सायरन वाली लाल बत्ती की गाड़ियों में चल सकते थे। जिला जज, पुलिस कमिश्नर और अन्य आईपीएस अधिकारी समेत इनकम टैक्स कमिश्नरों को सायरन वाली नीली बत्ती लगी गाड़ियों में चलने की इजाजत है। पुलिस की गाड़ियों, एम्बुलेंस और वीवीआईपी एस्कॉर्ट गाड़ियों में बिना सायरन वाली नीली बत्ती लगाई जा सकती है, जबकि सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और इनकम टैक्स के एडिशनल कमिश्नर पीली बत्ती लगी गाड़ियों में चलते हैं।
लेकिन अब वीवीआईपी कल्चर का प्रतीक बनी लाल, नीली, पीली हर तरह की बत्ती का नशा नेताओं के सिर से उतार दिया गया है। अब इंतजार उस दिन का है जब नेताओं के सिर चढ़े सत्ता के नशे को उतारने का भी कोई इंतजाम किया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे आज सोनू निगम ने अपने बाल कटवाकर, या यूं कहें खबर जिसमें एक सीरियस मुद्दे का तमाशा बन गया। यह खबर सोनू निगम से जुड़ी है, जिन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ ट्विटर पर युद्ध छेड़ा था। मशहूर गायक सोनू निगम ने अजान विवाद पर मजहब के ठेकेदारों को महज आधे घंटे में अपना मुंडन कराकर करारा जवाब दे दिया। कैसे? आपको इन तस्वीरों से पता चल जाएगा। सोनू निगम ने अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां वो स्टाइलिश बालों के साथ मुखातिब हुए, लेकिन जब आधे घंटे बाद सामने आए तो सिर के सारे बाल गायब थे। दरअसल सोनू के अजान पर धार्मिक गुंडागर्दी वाले ट्वीट के बाद विवादित में मंदिर और गुरुद्वारों में बजने वाले लाउडस्पीकर पर भी सवाल खमकी के बाद सोनू निगम के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। लेकिन सोनू के तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि वो फतवों की फिक्र नहीं करते। मुंबई से शिवांगी ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।